मैंने सोचा मैं जाऊंगा ऑफिस, सुबह वापस आ जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2018 11th ऑफ जनवरी मुझे डॉक्टर आके कहते हैं कि नीरज, आपका गला टूटा हुआ है, आप पैरालाइज हो सकते हो, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आप शायद नॉर्मल लाइफ ना जी पाओ। इस फेज के अंदर मैंने अपना मेंटल लो हिट किया। ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन की कगार पे ही था और मैंने ये डिसाइड कर लिया था उस मोमेंट पे कि अब आज मैं चाहता हूं कि आप बस अपने आप को एक मौका दो। ये सिर्फ एक वीडियो या सिर्फ एक कहानी नहीं है जिसको आप देख के भूल जाओ। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आज कि अपने आप को एक चांस देना लाइफ में गिव अप करने से पहले। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जिसको आप देख रहे हो जो अभी जॉश टॉक पे खड़ा है यहाँ पे, इस बंदे को मर जाना चाहिए था 2018 में। आई शुड हैव डाइड। और आज वही बंदा जिसको ये नहीं पता था कि यार कल की सुबह वो देखेगा या नहीं देखेगा, वो आपके सामने खड़ा है। और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, वही बंदा एक पावर लिफ्टर बना, वही बंदा एक फाउंडर बना। उसी बंदे ने पिछले एक साल में 20 मिलियन लाइफ्स को टच किया अपने कंटेंट के थ्रू। सो मेरा नाम नीरज वैद है। बेसिकली मैं बॉम्बे से बॉर्न हूँ एंड लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। छोटा सा बच्चा जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, शाय सा था, जिसको बात करना पसंद नहीं था, और उसने डांसिंग को पहला फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किया टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। एंड वहाँ से मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा अलग हुई है। जैसे लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है ज़िंदगी में, तो हम भी इंजीनियर बन गए जैसे लाखों लोग बनते हैं इंडिया के अंदर। जॉब भी मिल गई, सॉफ्टवेयर के अंदर जॉब भी कर रहा था। करते करते 1-2 साल हो भी गए और वही रोज़मर्रा की चीज़ें चल रही थी कि यार रात को गया, सुबह आया और सो गया, फिर वापस रात को गया, सुबह आया और सो गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2018 11th ऑफ जनवरी मैं रात को गया बट सुबह आया नहीं, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था सुबह के 7:30 बजे मुझे एक ऑटो रिक्शा आती है जिसने ड्रिंक किया हुआ था, रॉन्ग लेन्स हिट करके चली जाती। आपने कहो ना प्यारे देखी होगी, ऋतिक रोशन जिस तरह से उड़ उड़ के गिरा था ना, उसी तरह से मैं उड़ उड़ के गिरता हूँ उस रोड के ऊपर। बस फर्क ये था कि वहां पे कोई झरना है या कोई नदी नहीं थी जिसमें मैं बह गया। 5 मिनट बाद मुझे होश आता। कोई आइडिया नहीं मेरे साथ क्या हुआ। लोग फोटो खींच रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ बाजू में मेरे हेलमेट के 3 टुकड़े हो गए हैं। मैं ये देखता हूँ कि मेरी बाइक कहीं कोने में पड़ी हुई है, टूटी हुई। 2 मिनट में चीजों को प्रोसेस करता हूँ, हो क्या रहा है, मुझे तो घर पे होना चाहिए था, इस वक्त तक मुझे खा के सो जाना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है। मैं अपने आप को उठाता हूँ, दूसरा ऑटो पकड़ता हूँ, अपने घर जाता हूँ। कोई आइडिया नहीं कि मेरा गला टूटा हुआ है। घर पे जाने के बाद क्या होता है, हल्दी हर चीज का इलाज है। मम्मी देख के डर जाती है कि क्या हुआ है, बट इस पॉइंट तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरा गला टूटा हुआ है। मैं जाता हूं हॉस्पिटल 9 बजे, पहला हॉस्पिटल। वो देखते हैं मुझे, देख के बोलते हैं आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है एक्सीडेंट से, मेरी नी ब्रूज हो गई थी, मेरे हाथ पे कट्स थे, मेरे फेस पे कट्स थे। तो वो मुझे पैच कर देते हैं, मुझे ड्रेस कर देते हैं और बोलते हैं कि आप चले जाओ घर पे, हमारे पास जगह नहीं है और आपका एक्सीडेंट का केस है पुलिस का। वापस आ जाता। दूसरा हॉस्पिटल, सेम कहानी, रिजेक्ट। मतलब लोग जॉब में तो रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से रिजेक्शन पहली बार देख रहा था मैं। और इस टाइम पे भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा गला टूटा हुआ है। मैं पेन नहीं फील कर पा रहा था इतना ज्यादा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। फाइनली मेरे पापा की मदद से मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, संजीवनी। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे ये समझ में आ गया था धीरे धीरे कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं अपना गला मूव नहीं कर पा रहा था, मैं उसको ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी पूरी बॉडी को रोटेट कर रहा था। डॉक्टर आते हैं एंड डॉक्टर का नाम अमित मिश्रा मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है जिन्होंने मेरी जान बचाई। थैंक यू वंस अगेन एग्जिस्ट करने के लिए। डॉक्टर आने के बाद कहते हैं आपको याद है क्या हुआ, आप ब्लैकआउट हुए थे, आपका लेफ्ट साइड चल रहा है, आपका राइट साइड चल रहा है। उनके सवालों से मुझे ये तो समझ में आ गया था कि कुछ तो धमाकेदार हुआ है। अभी भी नहीं पता कि मेरा गला टूटा हुआ है।
वो बस कहते हैं कि आप लेटे रहो, बैठो मत। धीरे धीरे रात के 9 बजते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा अगले दिन, क्योंकि मेरा एडमिशन होते हुए शाम होने वाली थी और तब सीटी स्कैन चालू नहीं था। 9 बजे पहली बार मुझे दर्द का एहसास होता है, क्योंकि अब मैं पेन किलर्स पे नहीं था। किसी को पता नहीं था कि मेरा गला टूटा हुआ है। पूरी रात मैं सो नहीं पाता हूं, पूरी रात मैं सो नहीं पाता हूं, बिकॉज दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी आंखें बंद भी नहीं होती। बट मजेदार ये चीज थी कि इस पूरे दौरान मैं ये बात समझ गया था कि मैं इस चीज को नेगेटिवली नहीं ले रहा हूं। मेरा जो माइंडसेट था कहीं ना कहीं इसको अभी भी पॉजिटिवली देख रहा था कि जो भी है तुम सरवाइव कर लोगे। उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि अगले दिन मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन का रिजल्ट क्या होगा। डॉक्टर आते हैं, सीटी स्कैन के लिए मुझे लेके जाने के लिए कहते हैं। वो लम्हा आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि जब मैं सीटी स्कैन के लिए जा रहा था तो लोग मुझे स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे, क्योंकि मैं हिल नहीं सकता था। बस बैकग्राउंड में कोई राम राम सत्य नहीं कह रहा था, बट फीलिंग और वाइब पूरी वही थी। और मैं सोच रहा था कि यार लाइफ कितनी टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन पहले मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था, एक इंजीनियर की जो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। बट अब मैं एक स्ट्रेचर पे हूं, खुद को हिला भी नहीं पा रहा। यहां से मेरी लाइफ सेम नहीं रही। नीरज नीरज नहीं रहा। सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन का रिजल्ट आता है और तब मुझे डॉक्टर आके कहते हैं कि नीरज, आपका गला टूटा हुआ है, आप पैरालाइज हो सकते हो, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आप शायद नॉर्मल लाइफ ना जी पाओ। हमें पता नहीं आपका मूवमेंट कितना रहेगा रिकवरी के बाद। मुझे फिलाडेल्फिया कॉलर पहनाया जाता है, जिसको मैं 3-4 महीने अपने बेड पे बिना हिले बस पहन के घूम रहा था ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। आपने विपासना का नाम सुना होगा, लोग जाते हैं 10 दिनों के लिए, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं 3 महीने विपासना में ही था एक तरह से, क्योंकि मैं सिर्फ महसूस कर सकता था, ना हिल सकता था। एक बच्चे की तरह हर चीज करना मैं वापस से सीख रहा था, और इन सब के दौरान मेरे को वो हर चीज का सामना करना था जिससे शायद मैं कहीं ना कहीं भाग रहा था जिंदगी में। तो मेरी सेल्फ डिस्कवरी का पैटर्न स्टार्ट हुआ। मेरे अंदर वो आग लगी कि यार कहीं ना कहीं अगर तेरे में ये माइंडसेट है कि इतना दर्द सहने के बाद भी तू अपने आप को पॉजिटिवली सोच सकता है, या ये सोच सकता है कि यार यहाँ से उठ के सिर्फ एक कहानी नहीं बनना, एक मिसाल बनना है, तो आई थिंक भगवान ने एक मौका दिया है टू डू योर बेस्ट। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था उस मोमेंट पे कि अब रिग्रेट के साथ तो नहीं जीऊंगा। जो भी जिंदगी हो, जितनी भी रहे, रिग्रेट के साथ नहीं जीनी है। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि मुझे उठना नहीं है, मुझे ऐसे उठना है कि दुनिया देखे। तो मुझे ये बताओ कि मैं जिम कब जा सकता हूँ। गला तो मेरा ठीक हो ही जाएगा। मेरा गला ठीक हुआ बिना ऑपरेशन के। क्यों? और वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे डॉक्टर के लिए। उन्होंने हर हफ्ते मेरे एक्सरे होते थे, मेरे पास अभी भी एक्सरे पड़े हुए हैं। मैं उनके पास जाता था, उनसे कहता था कि आप देखो, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको ये निकालना पड़ेगा मेरे से 3 महीने में। और वो एग्जैक्टली वही हुआ जो मेरे दिमाग में था, वही हुआ। पूरी जर्नी में जब मैंने ये डिसाइड किया कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है, आपकी सोचने की क्षमता आपकी जिंदगी को किस तरह से बदल देती है, तो मेरे लिए पहला हिंट था कि जो मैंने सोचा था 3 महीने बाद मैं ठीक होऊंगा, मैं हुआ। मेरा डॉक्टर सरप्राइज हुआ कि आपको कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे, बट आपने 3 महीने में किया। अब मैंने बोला कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं लाइफ के अंदर। मेरे लिए सबसे इम्पॉसिबल चीज थी कि यार यहाँ से एक फिट बॉडी बनानी है, यहाँ से वापस से ऐसा बनना है कि जो हर चीज अपने आप पे कर सके, बट ना सिर्फ कर सके, उसको इतनी अच्छी तरीके से कर सके कि कोई उसका कोई कंपैरिजन ना हो। मैंने मेरे डॉक्टर से कहा कि मुझे अब जिम जाना है, मुझे बताओ मैं कब से जा सकता हूँ। तो मेरे को उस साल तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि तुम घर पे कर सकते हो। मुझे भागना भी अलाउड नहीं था, मुझे ज्यादा जर्क वाली मूवमेंट्स अलाउड नहीं थे। फिर भी मैंने एक चीज स्टार्ट की, उसके ही थोड़े टाइम बाद कोविड आ गया। और इस पूरे फेज के अंदर मैं उठता था
और मैं ये सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉडी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लिटरली 100 किलो का हो गया था आफ्टर रिकवरी, जो मैं बेड पे था, ना मैं हिल सकता था, मेरे को दर्द होता था। अगर मैं 1 घंटा बैठ रहा हूँ, 2 घंटा बैठ रहा हूँ, 3 घंटा बैठ रहा हूँ, हर एक चीज मैंने एक छोटे बच्चे की तरह सीखी है वापस से। और उस चीज ने मुझे इतना हम्बल बना दिया, एहसास दिला दिया कि एक फिट बॉडी की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो वो मेरे दिमाग में एक एक्साइटमेंट आ गई कि यार इम्पॉसिबल है ना एक पावर लिफ्टर बनना। तो पावर लिफ्टर, जिनको पता नहीं कि क्या होता है, एक एक्सट्रीम स्पोर्ट होता है जिसमें आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस करते हो। मैंने बोला कि ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मतलब मुझे सिर्फ फिट नहीं बनना है, दिस इज लाइक चैलेंजिंग आपकी लिमिट्स, क्योंकि आपको अपनी बॉडी वेट से 2 गुना 3 गुना वेट उठाना होता है। और इस पूरी जर्नी के अंदर जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, मजेदार बात ये थी कि मैंने खुद को टारगेट दिया दिसंबर का। मैंने अपनी बहन को जाके बोला और बहन हंसने लगी कि यार 7-8 महीने में, 9 महीने में मेरे एब्स होंगे। तो उसने बोला तो ठीक है, आ जाए तो मुझे भी बता देना कैसे करने हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने 1 पुशअप से स्टार्ट किया, 2 पुशअप से स्टार्ट किया, 3 पुशअप से स्टार्ट किया। ऐसे करते 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 मेरे को एक बार समझ में आ गई कि अगर आप ये चीज सीख जाओ ना कि इमोशन आपको फील हो या ना हो, आपको मन करे या ना करे, अगर आप फिर भी किसी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो ना, तब आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट होती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे उस एक्सरसाइज करने में दर्द हो रहा है, मुझे इससे फर्क पड़ रहा था कि ये दर्द उससे काफी कम है जो मैं ऑलरेडी सह चुका हूं, और मुझे वो दर्द कभी नहीं सहना था वापस से। जॉब छोड़े हुए 3 से 4 महीने हो चुके थे, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं वापस से किस तरीके से काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज मैं 9 घंटे नहीं बैठ सकता था, मैं 9 घंटे क्या, मैं 1 घंटे भी नहीं बैठ सकता था। उसके बाद कोशिश ये थी कि मैं वापस जाऊं, बट सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ना जाऊं। मैं अब इस नए माइंडसेट के साथ जा रहा था कि यार आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो आपको खुद को भी नहीं पता होता। सो मैं वापस गया अपनी जॉब के अंदर। सो जो मेरी जॉब की जर्नी चल रही थी, उसी दौरान मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही थी। अब मजेदार बात ये थी कि नीरज वो नीरज नहीं था जो जॉब से पहले था, और जो बेड से अब रिकवर करने के बाद में वापस से जो जॉब को अपने घर से कर रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस जा नहीं सकता था। तो मैंने वापस से अपनी जॉब शुरू करी घर से, बट बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुका था अंदर। अब मैं घर पे जॉब भी कर रहा हूँ और अपने आप पे इंप्रूवमेंट भी ला रहा हूँ। और मेरा इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि सिर्फ नॉर्मल काम करना है, मेरा इंटेंशन था कि आप वापस जा रहा हूँ ना अगेन, कि फाड़ना है इस चीज को, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। वो चीज मैंने की, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी चल रही है, माइंडसेट मेरा बदल रहा है। इन सब होने के बाद भी मेरे को चैन नहीं आया। 2023 जब मैं धीरे 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 इस पूरे फेज से गुजर रहा हूँ, अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, फिर मैं पावर लिफ्टर बन भी गया। और ना सिर्फ मैं पावर लिफ्टर बना, अपनी जॉब के साथ साथ धीरे 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 मुझे 2 साल लग गए उन सारी चीजों को करने के लिए, एक प्रॉपर एथलीट बनने के लिए। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मैं सेम बंदा हूँ जो हॉस्पिटल के बेड पे था, आज मैं इतने वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। अगेन मेरे पास वो क्वेश्चन आने लगा। अब क्या हो रहा था कि गोल्स अचीव हो रहे थे क्योंकि मैं उनको प्लान कर रहा था, माइंडसेट बदल चुका था कि यार एवरीथिंग इज अचीवेबल इन लाइफ, आप जो चाहे वो सोचो वो आप कर सकते हो। और ये बात मुझे क्लियर हो गई। फिर अगेन टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी जॉब 2023 में क्विट कर दी अपने बर्थडे पे। तो बेसिकली मैंने अपने आप को अपनी जॉब का तोहफा दिया इन टर्म्स ऑफ क्विटिंग इट। और जॉब छोड़ने के बाद मेरी लाइफ का मेंटल लो फेज आया, क्योंकि ना नीरज को पता था कि नीरज कौन है। नीरज को ये समझ में आ गया था कि यार लाइफ में कुछ और तो करना है, बट उसको भी नहीं पता था कि कैसे करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा मेंटल लो फेज था, मैंने उसको कैसे टैकल किया और क्या क्या हुआ मेरे साथ इन दौरान, क्योंकि पिछले 1 साल में मेरे साथ इतना कुछ हुआ है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने जॉब क्विट की, मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मैं केदारनाथ गया, आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ महादेव। जब मैं ट्रैवल करके वापस आया ना, और जब लोग मुझसे पूछते थे या जब वो कहते थे कि यार आप अभी आप क्या करते हो, मुझे भी नहीं पता था अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी मैं कौन हूँ। अब ये सब मैं फिगर आउट कर रहा था, एंड इन सब के दौरान मैंने ये सोचा कि यार मेरे ऐसे कितने सारे लोग हैं, कहानी तो बहुत लोगों की है, तो क्यों ना मेरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूं। क्योंकि जब मैंने जॉब क्विट किया मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई तरीका नहीं था ये फाइंड आउट करने का कि मैं कौन हूं या मुझे जिंदगी में क्या करना है। तब मेरे दिमाग में आया आइडिया ड्रीम विद नीरज का। मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, और मैं आज भी उस वीडियो, वो मेरे चैनल पे है और मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। अगर आप जाके देखोगे तो मैंने लिटरली पहला वीडियो ऑलमोस्ट रोते रोते शूट किया,
और उसमें मैंने यही कहा था कि यार अगर ये आपका आखिरी दिन है, अगर ये आपका आखिरी दिन है तो आप क्या करोगे, क्या करना चाहोगे इस दिन के अंदर? क्योंकि अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो मैं अपने सपने के लिए लड़ना चाहूंगा। और वहां से ड्रीम विद नीरज की शुरुआत हुई। मैंने सोचा कि ये मेरा आखिरी मौका है, पूरी जान लगा दूंगा। मेरे को और कोई तरीका पता नहीं था। मैंने किताब लिखना स्टार्ट की, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। मैंने सोचा कि मेरे दर्द से, मेरे माइंडसेट से, मेरी जर्नी से अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो पाता है, एक बंदे की भी जिंदगी बदलती है, दैट इज द सक्सेस ऑफ माई लाइफ। वो मेरी जीवन का मेन पॉइंट होगा। वीडियोस बनाते गया मैं। 28th डे, 28वां दिन, तब तक 500 फॉलोअर्स थे मेरे। एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट इतना पता था कि मैं नीरज से बात कर रहा है। वो उसको वो कह रहा है जो वो सुनना चाहता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझसे जुड़ते गए। मेरा पहला वीडियो जाता है 1 मिलियन के पार। अगले दिन मैं उठता हूं, मैंने सोचा ठीक है, व्यूज मुझे आए, व्यूज बहुत लोगों को आते हैं। मैंने 1 मिलियन जिंदगियों को टच किया एक वीडियो से। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जब मैं सुबह उठा, मैंने मैसेजेस देखे जो मुझे आना स्टार्ट हुए। और उसमें एक लड़का मुझसे कहता है कि सर मैं आज सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने देखी आपकी स्टोरी, मैंने देखा आपका वीडियो, उन सब के बावजूद आप लड़ रहे हो अपने लिए, तो मैं भी अपने आप को एक चांस तो दे सकता हूं। वहां से मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या करना है या किस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत जाना है। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको इस वक्त क्या नहीं करना है। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे जॉब नहीं करना। अब मुझे ये भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और वो मुझे लोग और जिंदगी बता रही थी। ड्रीम विद नीरज ग्रो करने लगा। धीरे धीरे मेरे वीडियोस वायरल जाने लगे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है पर्सनल डेवलपमेंट की। वहां से मैंने अपना पॉडकास्ट का शो स्टार्ट किया। वहां से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सोशल सिम्फनी। अपनी बुक जो अब खत्म हो चुकी है और वो आने वाली है, ड्रीम विद नीरज, वो स्टार्ट की। इन सब का एक ही मकसद है कि मैं रोड मैप दे सकूं उन लोगों को जो मेरी तरह ये नहीं जानते कि अभी वो कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है, टूट चुके हैं, फिजिकली टॉर्मेंटेड हैं, मेंटली उन्हें नहीं पता कि कैसे चीजों को करना है। उन्हें बस एक स्टार्ट चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। और अगर मेरी जिंदगी वो रोड मैप बन सकती है, अगर मेरी जिंदगी किसी के लिए एक उम्मीद बन सकती है, व्हाई नॉट। सो जब मैं 100 किलो का था और मैं जिम जाना स्टार्ट किया, या जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा था, या जब मैंने जॉब क्विट करी, पूरे फेज में ना लोगों ने एक काम भर भर के किया है, वो है जज करना। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, बट उस टाइम पे बहुत कुछ बोला गया था। इनफैक्ट आपके अपने जब आपको बोलते हैं ना कि यार क्या ही कर लेगा ये, तो बहुत बुरा लगता है। एक टाइम था जब किसी मेरे अपने ने बोला था कि ये क्या ही बोलेगा, करता ही नहीं है कुछ, कहने के लिए इसके पास है ही क्या। और मैं ना, आज जब ये वीडियो रिलीज होगा तब शायद दुनिया को और मेरे घर वालों को, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि नीरज क्या कर रहा था। क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया, मैं एक घोस्ट बन गया उस पूरे पीरियड के लिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। ये कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा था। जिम के ताने कि इसे 10 किलो नहीं उठ रहा, ये क्या कर लेगा, इसका पेट है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे। क्योंकि लाइफ में एक चीज मैं समझ चुका था कि बदलना मुझे है, और ये सब तो मोटिवेशन है बदलने के लिए। एंड थैंक यू तानों के लिए और हेट कमेंट्स के लिए। जो लड़का कभी मरने वाला था, अगर वो जॉर्ज टॉक पे आके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता है, अगर वो एक किताब लिख सकता है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अगर वो एक ऑथर बन सकता है, अगर वो देश के अंदर टॉप 100 स्पीकर्स में आ सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो यार। एक मौका तो दो अपने आप को, और देखो अपनी जिंदगी कैसे बदलती है। तो जाते जाते मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया, जिन्होंने नीरज पे बिलीव किया, जिन्होंने ड्रीम विद नीरज पे बिलीव किया। पीयूष, विधि, ध्रुवी, सारे के सारे लोग जिनकी वजह से नीरज यहाँ पे है। थैंक यू जॉर्ज टॉक की टीम, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया टू शेयर माई स्टोरी टू मिलियंस ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच।